ये इस ड्रामा का एपिसोड 7 है। और अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और अगर आपने पिछले पार्ट्स को देख लिया है देन प्लीज़ कंटिन्यू। एपिसोड की शुरुआत में ये सभी इस कमरे में कियानक्यू की सुरक्षा कवच के सहारे छुप जाते हैं और एक अलग कमरे में इंग, कुल्लून और यूनकी छुपे हुए थे। हान यू काफ़ी जख्मी था। वो अपने भाइयों को बोलता है कि दुश्मनों को खत्म करो और प्रतियोगिता भी खत्म हो जाएगी। उसके कहने का मतलब ये था कि इन्हीं में से किसी को मार दो और परीक्षा खत्म हो जाएगी। उसके इस बात का मतलब सब समझ भी जाते हैं। फिर भी तियानकी उसे अपने गुरुकुल की महंगी दवाई देने को बोलता है। तियानसी उसके इरादे जानकर उसे दवाई देना तो नहीं चाहती थी, पर कियानकियो की बातों को इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। उसकी दवाई से हानयू को काफ़ी आराम मिलता है। अपने शिष्य की ऐसी दयनीय हालत देखकर संगीत गुरु सभी गुरुओं पर चिल्लाने लगती हैं और ताई गुरु से बोलती हैं कि आपका शिष्य कुल्लून भी तो जख्मी है, तो क्या हम परीक्षा के नियम बदल सकते हैं। पर ताई गुरु ऐसा करने से मना कर देते हैं। इन सब के तनाव और शोरगुल के बीच तलवार गुरु अपने को शांत रखकर आईने में छायादानों को ढूंढ लेती हैं। कियानक्यू का कवच केवल 2 घंटे में ही टूट जाएगा और इन सभी को पता था कि ये लोग आगे और दानवों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मी कांगयू बोलती है कि हमारे पास केवल 2 रास्ते हैं इस मुसीबत से निकलने का। पहला, बचे 50 योद्धाओं में से किसी एक को अपना सुरक्षा कड़ा इस्तेमाल करके परीक्षा से बाहर निकलना होगा। वो सभी से पूछती है कि कौन ऐसा करने को तैयार है, पर कोई भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर मी कांगयू बोलती है कि हमारे पास दूसरा रास्ता ये है कि हमें हमें ही किसी को मारना होगा जिससे सब एक दूसरे से ना लड़ें, और मुझे नहीं लगता कि हान यू अब बच पाएगा। इसकी हालत वैसे भी खराब है, तो क्यों ना हम इसे ही मार दें। ये सुनकर दोनों भाई मी कांग यू को ही मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनकी आपस की लड़ाई देखकर फीफी ही परीक्षा से बाहर निकलने का फैसला कर लेती है ताकि कुल्लून भी बच जाए और आपसी युद्ध भी ना हो। ये सुनकर संगीत गुरु राहत की सांस लेती हैं, क्योंकि फीफी के इस फैसले से उनका कोई शिष्य परीक्षा से बाहर भी नहीं होगा और उनके हान यू की जान भी बच जाएगी। जैंगलिंग फीफी को ऐसा करने से रोकता है और बोलता है कि मेरे पास एक उपाय है जिसके द्वारा हम इस दुनिया से बाहर जा पाएंगे। जैंगलिंग बताता है कि 6 घंटे बाद दरवाज़ा खुलेगा, पर हम 2 घंटे भी दानों का मुकाबला नहीं कर सकते और नियमों में ये नहीं बताया गया है कि हम दरवाजे को बारूद के गोले से उड़ा नहीं सकते। ऐसा किया जा सकता है। जैंगलिंग तियानसी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो हमें अदृश्य कर सकती है। तियानसी अपने गुरुकुल की जादुई आग देती है और बोलती है कि ये आग एक बार में 10 लोगों को अदृश्य कर सकती है और मेरे पास ऐसी 10 यंत्र हैं। जैंगलिंग बोलता है कि कुल्लून जिस घर में छुपा हुआ है वहाँ हमें पहुँचने में 2 घंटे लग जाएंगे। मैं फीफी और टी लैंग कुल्लून को ये आग वाला यंत्र देने जाएंगे। सभी मान जाते हैं। जैंगलिंग चैंगफैंग से बोलता है कि चैंगफैंग कुछ भी हो जाए पर तुम 4 घंटे तक इन्हें वो दरवाज़ा उड़ाने मत देना, क्योंकि तुम लोगों ने अगर पहले दरवाजे को उड़ा दिया तो सारे दानव सचेत हो जाएंगे और सभी मारे जाएंगे और कुल्लून भी इसी दुनिया में फंस जाएगा। चैंगफैंग बोलता है कि मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा और 4 घंटे तक किसी को भी दरवाजे में को उड़ाने नहीं दूंगा। सभी जादुई आग की वजह से अदृश्य हो जाते हैं और दानव उन्हें नहीं देख पाते, और हम वही सीन देखते हैं जब इंग का कवच टूट जाता है और दानव अंदर आ जाते हैं। पर तभी जैंगलिंग, फीफी और टी लैंग आ जाते हैं और इन्हें आग के संपर्क में ला देते हैं, जिससे ये सभी अदृश्य हो जाते हैं। आगे ये दल दरवाजे के पास पहुंच जाता है और शायू की हालत नाजुक देखकर उसके भाई दरवाजा तोड़ने के लिए बोलने लगते हैं, पर चैंग फैंग बोलता है कि नहीं, अभी जैंगिंग फीफी नहीं आए हैं और अगर हमने जल्दबाजी की तो सारे मारे जाएंगे। तभी ये दानव जादुई हवा के द्वारा जैंगलिंग की आग आग बुझा देता है और उनका कवच भी टूट जाता है और दानव उनकी तरफ जाने लगते हैं। टी लेंग और जैंगलिंग दानवों से लड़ने लगते हैं और उन्हीं में उलझ जाते हैं और कुल्लून यून की फीफी को लेकर वहां से भाग जाते हैं। फीफी उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर कुछ भी नहीं कर पाती और ये तीनों हान भाई चुपके से दरवाजे को उड़ा देते हैं और इनकी आग बुझ जाती है। ये तीनों इन सभी को छोड़कर सपनों की दुनिया से बाहर चले जाते हैं। ये सभी दानवों से फिर से उलझ जाते हैं। लड़ते लड़ते ये दोनों एक घर में छुप जाते हैं। जैंगलिंग टेलैंग से बोलता है कि मैं इस कुएं में कूदने जा रहा हूँ और मुझे तैरना नहीं आता। इस तरह मैं मौत के मुंह में चला जाऊंगा और तुम्हें तो पता ही है कि मौत के मुंह में गए इंसान को अगर सही इलाज मिल जाए तो वो ठीक हो सकता है। इसीलिए टीलैंग, मुझे तब बचाना जब सारे दानव प्रतियोगिता खत्म समझ के वापस चले जाए।
टीलैंग जैंगलिंग को ऐसा करने से मना करता है, पर ये नहीं मानता और कुएं में कूद जाता है। तभी जैंगलिंग की सांसें थम जाती हैं और ये सभी मरने से बच जाते हैं और इन्हें समझ नहीं आता कि कड़े का इस्तेमाल हुआ है या कोई मारा गया है। फिफी जैंगलिंग टीलैंग को ढूंढने लगती है। टीलैंग किसी तरह कुएं से जैंगलिंग को निकालता है। जैंगलिंग की ऐसी हालत देखकर जी लिउली भी रोने लगती है। राजमाता जी लिउली से पूछती हैं कि तुम क्यों रो रही हो। जी लिउली बोलती है कि एक इंसान के लिए मैं क्यों रोऊंगी, ये नामुमकिन है। टीलैंग की हालत खराब होने लगती है। तभी फीफी वहां पहुंच जाती है। टीलैंग जैंगलिंग की मदद करने के लिए बोलता है, हमारे लिए वो कुएं में कूद गया था। तभी सारे दानव वापस आ जाते हैं। ये देखकर जी लिउली खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि जैंगलिंग अभी मरा नहीं है। जैंगलिंग होश में आ जाता है और दरवाजे के पास पहुंच जाता है। तभी दानव फिर से इन पर हमला कर देते हैं। जैंगलिंग के पास कोई हथियार नहीं था। तभी सभी योद्धा आते हैं और इन्हें रोकते हैं। इतने ही देर में ये सभी लड़ते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं और अपनी पूरी क्षमता से लड़ते हुए ये सभी एक साथ सपनों की दुनिया से बाहर आ जाते हैं और सपनों की दुनिया से बाहर आते ही सभी पहले जैसे ठीक हो जाते हैं। सपनों की दुनिया से बाहर आने और खुद को ठीक देखकर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सभी को ऐसे एकता के साथ काम करते हुए सही सलामत सपनों की दुनिया से वापस देखकर सारे गुरु खुश होते हैं। और वहीं दानव लोक में ये लोमड़ी पैर पटकने लगती है और बोलती है कि मुझे इनकी हंसी और इनकी खुशी से नफरत है। जी लिवली राजमाता से पूछती हैं कि क्या इंसान बुरे होते हैं। राजमाता जवाब देती हैं कि बिल्कुल नहीं, इंसान बुरे नहीं होते, बस दानव ये समझते हैं कि इंसान उनके लिए खतरा है और वो उन्हें मार सकते हैं। बस इसलिए दानव हमेशा उनसे लड़ने के लिए सेना तैयार करते रहते हैं। कुल्लू जैंगलिंग को बोलता है कि मुझे तो लगता था कि तुम केवल चालाक हो, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपने साथियों के लिए बलिदान भी दे सकते हो। और कुल्लू जैंगलिंग से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और जैंगलिंग टीलैंग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। आगे इन्हें बताया जाता है कि नियमों के अनुसार मुख्य परीक्षा में केवल 49 योद्धा ही भाग ले सकते हैं, पर अभी 50 योद्धा हैं, तो एक आखिरी बार पत्थरों की परीक्षा होगी जिससे पता चलेगा कि कौन एक व्यक्ति प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। पत्थरों की परीक्षा का नाम सुनकर इन सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आगे पांचों कुल प्रमुख बोलते हैं कि मतलब केवल ताई गुरु बोलते हैं कि तुम सबको ये प्रतियोगिता दिखाने का केवल एक ही मकसद था कि तुम जान सको कि इस एकता और सबकी शक्ति के आगे तुम नहीं टिकोगे और हमारा संगठन और एकता तो तुमने देख ही लिया होगा और तुम समझ ही गए होगे कि तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ये सुनकर राजमाता समझ जाती हैं कि छाया दानव पकड़ा जा चुका है। सारे कुल प्रमुख छाया दानव को पकड़ कर जख्मी कर देते हैं, पर फिर भी वो अपनी माया का इस्तेमाल करके बच निकलता है। अगले सीन में सभी को पत्थर चुनने के लिए दिया जाता है और जिसके हाथों में काला पत्थर आएगा वो ही प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। और वो काला पत्थर आता है जैंगलिंग के हाथों में। शुरुआत में भले ही कोई गुरु जैंगलिंग को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, पर योद्धाओं के साथ साथ सारे गुरुओं को भी बुरा लगता है। सारे योद्धा उदास हो जाते हैं। जैंगलिंग को भी बुरा लगता है, पर वो मुस्कुरा कर बोलता है कि आप सभी के साथ ये प्रतियोगिता करने का मौका मिला उसके लिए शुक्रिया बोलता है और बोलता है कि किस्मत रही तो हम फिर मिलेंगे। जैंगलिंग फीफी की तरफ देखता है, पर फीफी की आंखों में आंसू थे और टी लैंग तो इतना दुखी था कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। टी लैंग बाद में जैंगलिंग से मिलने आता है और बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम न जाओ। पर जैंगलिंग बोलता है कि टी लैंग, अब तुम्हारी मदद करने के लिए मैं नहीं रहूँगा, तो दूसरों पर आंखें बंद करके भरोसा मत करना और भले ही फीफी का दिल जीतने में तुम्हारी मदद ना कर पाऊँ, पर हाँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उसे क्या पसंद है। वो लाड प्यार से बड़ी हुई है। सिर्फ पैसों से उसका मन नहीं जीता जा सकता। उसे ऐसा साथी चाहिए जो हर पल उसे खुश रखे और हमेशा कुछ नया दिखाए। और वैसे भी अगर तुम उसके पिता के करीब उसे नहीं ले जा पाए तो सिर्फ उसकी बातें सुनो और हमेशा उसका साथ देना। और एक आखिरी बात, तुम्हें उसका दिल खुद ही जीतना होगा।
अगले सीन में राजमाता बोलती हैं कि क्या युद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये लोमड़ी चुपके से इनकी बातें सुन रही थी। राजमाता समझ जाती हैं कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। वो उसे बाहर आने के लिए बोलती हैं। ये लोमड़ी मतलब बाई चांजी फिर वही अपना नाटक करने लगती है और नौकर होने का नाटक करते हुए ये राजमाता के सामने सिर झुकाती है। राजमाता बाई चांदी से पूछती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तो ये बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि ये दुनिया मुझे याद करे। राजमाता उसे ये सब नाटक बंद करने के लिए करती बोलती हैं। तो ही ये लोमड़ी मतलब बाई चांदी इन पर हमला कर देती है। लोमड़ी के सामने तो राजमाता उससे लड़ती हैं, पर बाई चांदी के जाने के बाद इनके मुंह से खून निकलने लगता है। अगले सीन में सभी को उनके सोने और आराम करने के लिए बिस्तर दिया जाता है। टी लैंग को अपने बिस्तर पर सिक्कों से भरा थैला मिलता है, पर ईमानदार टी लैंग इनसे पूछता है कि क्या ये कोई भूल गया है। पर इन सभी को बताया जाता है कि पूर्व परीक्षा जीतने के लिए इन्हें ये पैसे इनाम में मिले हैं और कल से ताउसिम योद्धा के लिए प्रतियोगिता होगी, जिससे 49 योद्धाओं में से केवल एक ही ताउसिम योद्धा बनेगा और दानवों का संहार करेगा। जैंगलिन के जाने से फीफी उदास थी। शायू अपना पैसा यूनके को संभालने के लिए देने जाती है और तभी ये सभी एक चीखने की आवाज़ सुनते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और अगर आप इसके आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।